हेलो एवरीवन। मैं रजनी कंसल, बैचलर थेरेपिस्ट, एरोमा थेरेपिस्ट, आपके सामने एक बार फिर से प्रस्तुत हूँ स्किन केयर से रिलेटेड चीजों को लेकर। आज हम बात करेंगे सेल्यूलाइट्स के बारे में और आपकी पैरों की जो अन्य समस्याएं होती हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सेल्यूलाइट्स क्या होते हैं? मेनली वी विल फोकस ऑन सेल्यूलाइट्स। सेल्यूलाइट्स क्या होते हैं, किस तरह से बनते हैं, कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं आपके शरीर में, और व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ सेल्यूलाइट, व्हाट कॉजेज सेल्यूलाइट, किस वजह से सेल्यूलाइट्स होते हैं, क्या कारण है उसका, और आप अपनी शरीर के बारे में जानें कि क्यों हमारे शरीर में इस प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं, और what are the hormonal factors about it and what are the treatments we provide about it. तो सबसे पहले हम सेल्यूलाइट के बारे में बात करेंगे, जो एक ये इट्स वेरी कॉमन, जो थोड़े से मोटे लोग होते हैं उनमें ज्यादा कॉमन होता है, फैट की वजह से बनता है, बट इट इज अ हार्मलेस कंडीशन। इसका वैसे कोई प्रभाव नहीं होता है, लेकिन अगर चर्बी की गांठें या सेल्यूलाइट्स ज्यादा हो जाते हैं तो वो फिर थोड़ा सा कष्ट देने लगते हैं। वहां पर छूने में आपको कई बार तकलीफ की प्रॉब्लम होती है। आपकी स्किन और मसल्स के बीच में फैट की एक परत आ जाती है। तो जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं कि आपको ये थोड़ा सा डिम्पल्ड फ्लैश दिख रहा है, उसमें कुछ अनइवन सरफेस दिख रही है लेग्स के ऊपर। तो ये ज्यादातर थाइज में, हिप्स में, या आपकी पिंडलियों पे, या फिर बटक्स में, कई बार एब्डोमेन में भी देखने को मिलते हैं। तो जब हमारे शरीर में वसायुक्त चर्बी बढ़ने लगती है तो सेल्यूलाइट अक्सर ऐसी अवस्था में देखने को मिलते हैं। हाउ सेल्यूलाइट्स आर फॉर्म, बन कैसे जाते हैं, इसको जानने की कोशिश करते हैं। Cellulite is formed by a built-up of fat underneath the skin. स्किन के नीचे एक फैट की गांठ जैसी बन जाती है, क्योंकि वो हमारे मसल्स में या हमारे ब्लड में वो फैट नहीं जा पाता है, एसिमुलेट नहीं होता है, और इस उसकी एक मोटी सी परत हमारे स्किन के नीचे बन जाती है, जो अलग से हमको दिखाई देती है। The amount of cellulite you have and how noticeable it is based on your genes. आपके जीन्स का बहुत प्रभाव इसके ऊपर होता है कि वो कितनी मात्रा में और कैसे आपको दिखाई देते हैं, और आपकी बॉडी फैट का क्या परसेंटेज है, और आप किस एज ग्रुप को बिलोंग करते हैं। इन सब चीजों से आपका सेल्यूलाइट बहुत प्रभावित होता है। द थिकनेस ऑफ योर स्किन ऑल्सो अफेक्ट्स द अपीयरेंस ऑफ सेल्यूलाइट। आपकी स्किन की कितनी थिकनेस है उससे भी, अगर थोड़ा सा मोटी स्किन होती है तो सेल्यूलाइट उतना ज्यादा अपरेंटली आपको नहीं दिखेंगे, और अगर पतली स्किन है तो उसमें सेल्यूलाइट्स आपको ज्यादा दिखाई देते हैं। सब तरह के बॉडी टाइप वाले लोगों को सेल्यूलाइट हो सकते हैं, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि इसी प्रकार के लोग होंगे तो उनको सेल्यूलाइट होगा। कोलेजन फाइबर्स बिटवीन द स्किन एंड द मसल सेपरेट द अंडरलाइंग फैट इनटू मल्टीपल पॉकेट्स। जब कोलेजन फाइबर्स जो होते हैं, जो हमारी स्किन के बीच में मसल्स के ऊपर, वो मसल और स्किन को सेपरेट कर देते हैं। जब बीच में एक और परत आ जाती है तो मसल और स्किन सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो और वो फिर जो बीच का हिस्सा होता है वो अलग अलग टुकड़ों टुकड़ों में आपके स्किन के नीचे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो उसकी पॉकेट्स जैसी आपको दिखाई देने लगती हैं। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है उसी तब आपको सेल्यूलाइट्स ज्यादा परेशान करने लगते हैं, दिखाई भी ज्यादा देते हैं, और आपकी क्योंकि स्किन की इलास्टिसिटी कम होने लगती है तो उसकी वजह से भी थोड़ी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। कौन से एरियाज ज्यादा अफेक्टेड होते हैं सेल्यूलाइट से? हिप्स, थाइज, एब्डोमेन, बटक्स, एंड समटाइम्स आपकी ब्रेस्ट पर भी
सेलुलाइट्स हो जाते हैं, अनइवन सरफेस होती है और आपको कभी कभी उसमें हल्का पेन भी होता है। क्या सिम्टम्स हैं, आप किस तरह से पहचानेंगे कि आपकी बॉडी में सेलुलाइट्स डेवलप हो रहे हैं? दे लुक लाइक अ डिम्पल्ड और बम्पी स्किन, अनइवन स्किन आपको दिखाई देगी अपने उस स्थान पर जहां पर कि सेलुलाइट्स डेवलप हो रहे हैं। समटाइम्स अगर कहें तो जैसे कॉटेज चीज होता है, घर में जो आप चीज बनाते हैं, पनीर बनाते हैं, उसकी जैसे अनइवन सरफेस होती है, उसी तरह से आपके लेग की या बटक्स की अनइवन सरफेस आपको दिखाई देगी। या फिर ऑरेंज का जो छिलका होता है, उसकी तरह से आपको अनइवननेस उसमें दिखाई दे सकती है। एंड यू कैन सी माइल्ड सेल्यूलाइट ओनली इफ यू पिंच योर स्किन। अगर बहुत कम होते हैं सेल्यूलाइट, तो जब आप अपनी स्किन को ऐसे पिंच करके देखेंगे तो वहां पर हल्का सा आपको महसूस होगा कि वहां पर आपकी स्किन अनइवन है। समटाइम्स जो लोग थिन होते हैं, ज्यादा फैट नहीं होता है जिनकी बॉडी पर, उनको भी सेलुलाइट हो सकता है, जो वैसे देखने में विजिबल नहीं होता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा पिंच करके देखें अपने थाइज को, तो वहां पर अगर अनइवन सा आपको दिखाई दे रहा है या आपको थोड़ा सा उसकी सरफेस में से आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, तो यू कैन मेक आउट कि वहां पर आपके सेलुलाइट है। और जो ज्यादा सीवियर सेलुलाइट्स होते हैं, वो आपको स्किन के ऊपर से ही बम्पी सी आपकी स्किन दिखेगी, कहीं से उठी है, कहीं से नीची है, कहीं से ऊंची है, और इस तरह की स्किन आपको दिखाई देगी। व्हाट कॉजेज सेलुलाइट्स? उसके बाद अब हमें प्रश्न उठता है कि किस वजह से सेलुलाइट हो जाते हैं। तो उसमें मेन रीजन हो सकता है हार्मोन्स का डिस्टरबेंस हो, या आपकी पुअर डाइट है, डाइट की हैबिट्स अच्छी नहीं है। हो सकता है आप बहुत सा नरिशमेंट ले रहे हैं लेकिन आपका खाने का समय और तरीका सही ना हो, तो उसकी वजह से भी सेलुलाइट्स हो सकते हैं। अनहेल्दी लाइफस्टाइल है जिसमें वक्त बेवक्त खाना है, एक्सरसाइज नहीं है या गलत वक्त पर एक्सरसाइज हो रही है, या आपके बॉडी में बहुत से टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो गए हैं, कॉन्स्टिपेटेड हैं, या दूसरे टॉक्सिन्स भी आपके बॉडी में जमा हो रहे हैं, पसीना ज्यादा नहीं आ रहा है। अगर आपकी स्किन से पसीना ज्यादा नहीं आ रहा है और थोड़ा सा स्मेल कर रही है स्किन, आपके फीट की स्किन या कहीं पर भी स्किन से अगर स्मेल आ रही है, तो मीन्स की टॉक्सिन्स आपके बॉडी में जमा हो रहे हैं। तो टॉक्सिन्स निकालने का भी हमें पूरा प्रयास करना चाहिए। या फिर जेनेटिक रीजन तो हो ही सकता है कि आपकी हेरिडिटरी में है, आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनमें से किसी को सेलुलाइट की प्रॉब्लम रही हो, तो आपको भी होने की संभावना है। वेट गेन अगर बहुत ज्यादा होता है तो उसमें ये बहुत संभावना होती है कि जो हमारी चर्बी है वो हमारे मसल्स और उसके स्किन की परत के बीच में एक अनइवन सरफेस बना देती है। वो उसमें एसिमिलेट नहीं हो रही है, उसके साथ मिक्सअप नहीं हो रही है, तो वो ठीक से नहीं मिक्स हो पाती है, बीच बीच में चर्बी की गांठें बन जाती हैं। और अगर आप बहुत ज्यादा बैठे रहते हैं, बैठे रहने का काम है, एक्टिव नहीं है, और वॉक वगैरह पे नहीं जाते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो भी सेलुलाइट्स हो सकते हैं। या फिर प्रेगनेंसी के टाइम में कई बार बहुत ज्यादा अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसमें आप इनएक्टिव हो जाते हैं या वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसके कारण भी सेलुलाइट की समस्या हो सकती है। तो अब आइए जानने की कोशिश करें हम अपनी बॉडी को, कि किस तरह से हम जानेंगे कि हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स हो रहे हैं। आर यू ओवरलोडेड विद टॉक्सिन्स? अगर आपको ब्रेन फॉग होता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, और या हेडेक्स बहुत ज्यादा होते हैं, इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती है, रात को देर देर तक आप जागते रह जाते हैं, या आप बहुत इरिटेबल हो गए हैं, चिड़चिड़ापन छाया रहता है, स्किन की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, पिंपल्स निकल रहे हैं, या स्किन पर कहीं भी रैशेस ज्यादा हो जाते हैं, थोड़ी सी मच्छर ने काट लिया तो उससे आप एकदम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो अगर स्किन की सेंसिटिविटी डेवलप हो रही है, तो वो भी इसका मतलब है कि आपके बॉडी में टॉक्सिन्स ज्यादा मात्रा में हैं, या आपके मसल्स पेन करते हैं। अक्सर आपको अपने मस्कुलर
पेन्स का सामना करना पड़ता है। तो उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि मेंटल टॉक्सिन्स भी हो सकते हैं आपके। अगर आप मेंटली बहुत स्टेबल नहीं है तो भी आपको मसल्स में पेन होगा। तो टॉक्सिन्स इंक्लूड मेंटल एंड फिजिकल, both the problems have to be solved. एंड एग्जॉशन आपको अगर जल्दी जल्दी हो जाता है और आपका वेट जो है, आप कितनी भी कोशिश करें आपका वेट कम नहीं हो रहा है, बॉडी ओडर है, आपके शरीर से दुर्गंध आती है, या कॉन्स्टिपेशन रहता है। कॉन्स्टिपेशन का अर्थ ये नहीं है कि अगर आपको रोज सुबह मोशन हो जाता है तो आपका पेट साफ हो गया। आयुर्वेद के हिसाब से आपको 2 या 3 बार मोशन होना चाहिए। अगर उतना नहीं भी होता है तो यू मस्ट हैव एन सेटिस्फेक्शन जब कि आपका पेट क्लियर हो गया है। नहीं तो अगर आंतों में आपके मल जमा होने लगता है तो उसकी वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। आपका नरिशमेंट एब्जॉर्ब नहीं होता है बॉडी में पूरी तरह से, और उसकी वजह से तरह तरह की प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं। अब हम देखते हैं कि हार्मोनल फैक्टर्स क्या क्या होते हैं सेलुलाइट्स को जो डेवलप करते हैं। तो हार्मोन्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सेलुलाइट डेवलपमेंट। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि हार्मोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एस्ट्रोजन, इंसुलिन, नोराडारेनालिन, थायराइड हार्मोन्स एंड प्रोलैक्टिन आर पार्ट ऑफ सेलुलाइट प्रोडक्शन प्रोसेस। ये जो हार्मोन्स हैं इन सबको का सेलुलाइट प्रोडक्शन के प्रोसेस में बहुत ज्यादा रोल है। अगर ये बैलेंस्ड नहीं है हमारे शरीर में तो हमें सेलुलाइट की प्रॉब्लम हो सकती है। देयर इज अ थ्योरी दैट एज एस्ट्रोजन इन वुमेन डिक्रीजेस, जैसे 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 हम मीनोपॉज के पास, मीनोपॉज की एज में पहुंचते हैं तो हमारे शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा कम होने लगती है, और उसके कम होने की वजह से ब्लड फ्लो इन द कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं, जो आपकी स्किन को और आपके मसल्स को कनेक्ट करते हैं, वो उन टिश्यूज में ब्लड फ्लो कम होने लगता है, जिससे कि आपकी स्किन के नीचे उन कनेक्टिव टिश्यूज में ब्लड फ्लो कम होने की वजह से भी वो आपकी स्किन को नीचे की तरफ खींचते हैं, जिससे कि एक डंप सा क्रिएट हो जाता है स्किन, और बीच में फैट की परत आई हुई है, और कनेक्टिव टिश्यूज जो नीचे मसल्स के हैं वो आपकी स्किन को नीचे की तरफ खींच रहे हैं, तो हमें एक बम्पी सी स्किन हमारी हो जाती है वहां पर। और lower circulation means less oxygen in the area where the cellulite is there. इसी पर्टिकुलर एरिया में अगर सर्कुलेशन कम होता है तो वहां पर ऑक्सीजन भी का लेवल भी डाउन हो जाता है, उसकी वजह से कोलेजन प्रोडक्शन कम हो जाता है, और फैट सेल्स जो हैं वो बड़े होने लग जाते हैं। तो एस्ट्रोजन से इतनी सारी चीजें प्रभावित होती हैं। These factors combine to make the fat deposits more visible. अगर जब ये सारे फैक्टर्स होते हैं तो फैट डिपॉजिट ज्यादा दिखाई देने लगता है हमें अपनी सेल्यूलाइट एरिया में। एज द फैट अंडर द स्किन प्रोट्रूड्स थ्रू वीकनिंग कनेक्टिव टिश्यूज, क्योंकि वहां सर्कुलेशन भी कम हो रहा है कनेक्टिव टिश्यूज में, तो कनेक्टिव टिश्यूज जो हैं वो वीक होने लगते हैं, और उसकी वजह से ही हमारे सेलुलाइट की प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ती चली जाती है। और एज जैसे जैसे एडवांस होती है उसकी वजह से भी स्किन में इलास्टिसिटी कम हो जाती है, स्किन थिनर होने लगती है और ज्यादा सैग करने लगती है, तो इसकी वजह से भी सेलुलाइट डेवलपमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आइए देखते हैं फुट केयर को। फुट केयर में बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे आपके एड़ियां फट रही हैं, क्रैक्स इन हील्स, या हार्ड एरियाज आपके फुट में डेवलप हो गए हैं बिकॉज ऑफ रॉन्ग शूज, या आपका रॉन्ग पार्ट ऑफ फीट पे ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है तो वहां पर
स्किन हार्ड हो जाती है। कई बार आप देखेंगे कि पैर के साइड में, आउटर साइड में, वहां की स्किन पूरे पैर में यहाँ पर जैसे हार्ड हो जाती है, और या एड़ी पर ज्यादा जोर पड़ रहा है एंड रेगुलर क्लीनिंग एड़ी की नहीं हो रही है तो वो एड़ियां फटने लगती हैं। या कई बार हमारे नेल्स में बड़ी प्रॉब्लम आती है। एज यू आर लुकिंग एट द फिगर्स, देखेंगे आप कि टो नेल्स में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, और हैंड्स के नेल्स में भी प्रॉब्लम आ जाती है। कई बार बदरंग हो जाते हैं, कुछ डिसकलर हो जाते हैं आपके नेल्स, या उनमें फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, या नेल्स टूटने लगते हैं बहुत ज्यादा। तो इन सब चीजों का हम लोग यहाँ पर ट्रीटमेंट करते हैं बैश फ्लावर और एरोमा थेरेपी के द्वारा। पर ट्रीटमेंट से ज्यादा आपको पहले ये ध्यान देना है कि आपको ये प्रॉब्लम होने ही ना पाए, तो उसके लिए आप अपने पैरों का विशेष ध्यान रखें, उनको चेक करते रहें कि कहीं पर भी अगर हार्डनेस आ रही है तो पानी में भिगा के उन्हें किसी माइल्ड सोप से अच्छी तरह से क्लीन करें और उनको ड्राई करें। अपने पैरों को कभी भी गीला ना रखें, अच्छी तरह से धोने के बाद, और कभी कभी उनमें झामा वगैरह से भी उसको साफ करें। और अब उसके बाद अच्छी तरह से पोंछ के उसमें कुछ मॉइस्चराइजर लगा लें, जिससे कि आपके पैर के तलवों की स्किन बहुत ज्यादा हार्ड ना हो, क्योंकि आपके पूरे शरीर का वेट आपके तलवे उठाते हैं, तो उनकी भी आपको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि कई बार पैरों में बहुत हार्ड स्किन हो जाती है, जैसा कि आप यहाँ पर इस चित्र में देख रहे हैं। पैर की इंडेक्स फिंगर के नीचे आप देख रहे हैं कि एक बहुत हार्ड सा स्पॉट दिख रहा है, या इधर अंगूठे के पास, अंगूठे में और उसके पीछे की तरफ भी एक हार्ड स्किन हो रही है। कई बार आपका चलने में उसी जगह पर प्रेशर ज्यादा पड़ता है, या आपका फुटवेयर कुछ रॉन्ग है जिसकी वजह से आपका पैर थोड़ा टेढ़ा पड़ता है, इसी साइड में आप पूरा वेट ले लेते हैं अपनी बॉडी का, तो उसकी वजह से भी आपकी यहाँ पे हार्ड स्किन होने लगती है। और एक होता है कॉर्न, दूसरी चीज होती है कॉर्न। एक तो आपके बिगर एरिया में स्किन आपकी हार्ड होने लगी है, वो भी अगर बहुत थिकन हो जाती है तो वो भी पेन करने लगती है पैर में, तो उसको भी धीरे धीरे सॉफ्ट करके उसको आहिस्ता से रिमूव करने की जरूरत होती है। कॉर्न्स जो होते हैं उसमें एक नुकीली सी सरफेस आपके पैर के अंदर गड़ी हुई महसूस होती है, जैसे कि कोई कील गड़ गई हो। ऊपर की तरफ आप नीचे के फिगर में देखेंगे, छोटी उंगली के नीचे दिखाई दे रहा है, तो उस तरह का कुछ दिखाई देता है, लेकिन पैर के अंदर वो कील की तरह गड़ता है। जब आप चलते हैं तो ऐसा लगता है कि पैर में कील गड़ रही है, नुकीले होते हैं वो अंदर से। और जो ऊपर वाले चित्र में है उसमें नुकीलापन नहीं होता है, फ्लैट सरफेस होती है। तो इन सब तरह की चीजों का भी हम लोग बैचलर और एरोमा थेरेपी के द्वारा ट्रीटमेंट करते हैं। और बाकी तो आपको अपने लाइफस्टाइल और अपनी साफ सफाई की का तो ध्यान रखना ही है। उसी के साथ साथ अगर किसी को प्रॉब्लम हो गई है इस प्रकार की, तो हम आपकी डाइट को भी ध्यान में रखते हुए और आपके इमोशनल स्टेटस को भी ध्यान में रखते हुए पेस्टोरल रेमेडीज के साथ साथ एसेंशियल ऑयल से बनाई हुई हमारी क्रीम्स एंड जेल्स हैं, जिनका प्रयोग करना हम आपको बताते हैं कि किस तरह से आप उनको प्रयोग करें, और बहुत जल्दी ही इस तरह की चीजों में आराम आ जाता है। नेल्स में भी अगर नेल सीरम हम देते हैं तो उसमें भी नेल्स अगर कितना भी फंगल इन्फेक्शन हो, अगर ज्यादा हो गया है तो थोड़ा सा लॉन्ग टाइम लगेगा, लेकिन आराम जरूर आ जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। आप लोगों को किसी को भी अगर इससे रिलेटेड कोई समस्या हो और आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों का कोई प्रश्न नहीं है तो और फर्दर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम आज यहीं पर अपनी इस मीटिंग को क्लोज करते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। और भविष्य में भी अगर कोई भी इस प्रकार की आपकी जरूरत है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। बहुत सक्सेसफुल ट्रीटमेंट हम लोगों के फुट केयर से रिलेटेड है। थैंक यू, बहुत इंफॉर्मेटिव था ये। थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्योंकि ये कॉर्न और ये हार्ड स्किन ना, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स होती कॉमन प्रॉब्लम है और परेशान बहुत करती है। ठीक है, फिर हम आज का सेशन यहीं पर क्लोज करते हैं।